हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। आज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे एक नए लेक्चर पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हमने प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के पीरियड पे चर्चा किया है, डिस्कशन किया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में प्लानिंग कमीशन पे बात किया है और फिलहाल हम इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल आज भी इंडियन एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्ले करता है। उसके साथ ही साथ हमने फीचर्स और तमाम चीजों पे बात किया, उसके प्रॉब्लम्स पे बात किया। आज हम थोड़ा रिफॉर्म पे बात करने वाले हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में किस तरीके का रिफॉर्म आया, किस किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर में बदलाव आया, जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर आज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीडीपी में, काफी बड़ा हिस्सेदारी भी उसकी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म है और किस किस तरीके का रिफॉर्म। ओके, सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जरूरी हमारे लिए है कि हम बात करें कि एक्चुअल में रिफॉर्म होता क्या है, बदलाव किसको कहते हैं। डिक्शनरी मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं कि रिफॉर्म क्या है। टू पुट और चेंज इनटू एन इम्प्रूव्ड फॉर्म और कंडीशन, यानी किसी तरीके का इंप्रूवमेंट लाना, जो कंडीशन चल रही है उसमें कोई बदलाव करना, पॉजिटिव बदलाव। टू अमेंड यानी बदलाव कर देना, और इम्प्रूव बेहतर कुछ करना, बाय चेंज ऑफ फॉर्म और रिमूवल ऑफ फॉल्ट ऑफ बेसिस, यानी जो फॉर्म चल रहा था या तो उसी को आप बदल दीजिए या फिर जो गलतियां उसमें बराबर हो रही हैं उन गलतियों को खत्म करिए, गलतियों को वहां से हटाइए। टू पुट एन एंड to an evil by enforcing or introducing a better method or a course of action to induce or cause to abandon evil ways, यानी जो भी गलत चीजें थी या तो उसको बंद कर दिया जाए या फिर जो चीज चल रही है उसको और बेहतर करने की कोशिश किया जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि प्रायर टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1950s एंड द 1960s एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू सस्टेन द कंट्रीज ग्रोइंग पॉपुलेशन। 50s और 60s यानी आजादी के तकरीबन तकरीबन 20 से 25 सालों तक एग्रीकल्चर बहुत ही एक इनसफिशिएंट सेक्टर रहा, और स्पेशली जो हमारी बड़ी आबादी की जो वीट राइस पल्सेस की जो डिमांड थी उस डिमांड को एग्रीकल्चर फुलफिल नहीं कर पाता था 50s और 60s, यानी डिमांड बहुत थी, सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं थी। ओके, एंड हैड टू अंडरगो serious improvisations in order to achieve a self sustaining agriculture system, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए जरूरी ये हो गया था कि उसमें बहुत ही सीरियस इंप्रूवमेंट कुछ आने चाहिए ताकि एग्रीकल्चर जो हो वो सेल्फ डिपेंडेंट सेक्टर बन के उभर जाए। ओके, thus came the technological advancement as a part of green revolution, which improvised irrigation facilities, introduced high yielding varieties of seed to transform agriculture to what we know today। यानी 50s और 60s के मुकाबले आज जो एग्रीकल्चर में बड़े मात्रा में जो बदलाव आया है, मतलब मैं आपको बताऊं कि जिया दरीज एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। उनकी एक किताब आई थी, अभी कुछ साल पहले आई थी। उस किताब में उन्होंने इस बात को लिखा था कि अगर एफसीआई के गोदाम में जो भी रखे हुए वीट बैग हैं, गेहूं के जो थैले हैं, उनकी एक लाइन बना ली जाए तो वो इतनी लंबी लाइन होगी कि यहां से आप चांद पे चले जाइएगा और चांद से वापस आ जाएगा। यानी वो बता रहे थे कि एग्रीकल्चर में कितना मैसिव प्रोडक्शन बढ़ा है और एफसीआई के पास कितना बफर स्टॉक पड़ा हुआ है, सरप्लस कितना गेहूं पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो डिस्कशन कर रहे थे। तो खैर यहाँ पे जो हमने रिफॉर्म पे बात किया, वहां पे रिफॉर्म में शुरुआत में ये बात बताई गई कि 50s और 60s में क्या बैकग्राउंड था और आज क्यों है, क्योंकि काफी बड़ा एक चेंज देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अब इंडियन एग्रीकल्चर में हम रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं कि रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो सबसे पहला हमारा टेक्निकल रिफॉर्म में हम HYV यानी हाई एल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स पे बात करेंगे। हाई एल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स हमारा काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनपुट है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। तो हाई एल्डिंग वैरायटी सीड लीड्स टू सब्सटेंशियल राइज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, व्हीट बाजरा राइस मेज ज्वार एंड कॉटन, यानी ये तमाम चीजें जो थी, ये तमाम चीजें बेसिकली इसके प्रोडक्शन में बहुत बड़े लेवल पे जो आप कह सकते हो चेंज आया, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग एंड दैट इज द हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ओके, सो नेक्स्ट, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आल्सो यूज टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी। खाद वगैरह जो थी, ये खाद वगैरह की वजह से भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर में काय बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव आया, चेंज आया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो प्रोडक्शन उत्पाद की थी, वो उत्पाद काफी इससे बढ़ा। अच्छा,
यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये जो छिड़काव वगैरह किया जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आपकी क्रॉप पे कीड़े मकोड़े आके बैठते हैं और क्रॉप को जो खा जाते हैं, तो ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उससे क्रॉप को बचा लिया करते थे। ओके, उसके बाद देखिए टेक्निकल रिफॉर्म पे ही अभी हम चल रहे हैं। अगला जो हम देख लेते हैं कि क्या है, अगला है हमारा साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। यानी एक तरीके से अब जो साइंटिफिक फार्मिंग वगैरह आ गई, ड्रोन के थ्रू आप कह सकते हो कि चीजों का छिड़काव हो रहा है, या फिर एक तरीके से साइंटिफिक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की कोशिश की जा रही है। ये जो चीज थी, इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जो क्वालिटी थी, उस क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्वालिटी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, रोटेशन ऑफ क्रॉप, सिलेक्शन ऑफ सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कहने का मतलब ये है कि सॉइल को किस तरीके से तैयार किया जाए। उसके अलावा अहम बात यह है कि किस तरीके से क्रॉप्स की रोटेशन किस तरीके से की जाए, सीड को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए, ये सारी चीजें बहुत अहम थी। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग का मतलब होता है यहाँ पे हम मशीन वगैरह की तरफ बात कर रहे हैं, हम हार्वेस्टर एज अ मशीन की तरफ बात कर रहे हैं, हम ट्रैक्टर जैसी टेक्नोलॉजी की तरफ बात करें, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये काफी अहम है। सो यूज ऑफ मशीनरी अपग्रेडिंग द एग्रीकल्चर सो दैट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, दैट इज यूज ऑफ ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर। अब मैकेनाइज्ड यानी मशीन बेस्ड प्रोडक्शन का मदद सिर्फ इसलिए लिया गया ताकि जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उसमें काफी इंक्रीमेंट देखने को मिले। नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ये काफी अहम, काफी जरूरी चीज है, इस पे अच्छे से पढ़ना। सबसे पहला क्या है आपका, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये बहुत अहम चीज है जिसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि जो इंटरमीडिएटरीज थे, जिनको हम जमींदार कहते हैं, वो जमींदार और जमींदारी सिस्टम को जो खत्म किया गया है, वो एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत ही वाटरशेड मूवमेंट था, बहुत ही हिस्टोरिकल दिन रहा, जिसने इंडियन एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं उसी टाइम से बदलना शुरू कर दिया था। ओके, तो मैं यहाँ पे एक हमेशा पिरामिड बनाता हूँ, जिस पिरामिड से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे टॉप पे आपका ब्रिटिश बैठता था, फिर यहाँ पे आपका जमींदार रहता था, और फिर बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड कौन रहता था, हमारा पीजेंट रहता था, जिसको मैं फार्मर भी हम कहते हैं। यानी पीजेंट पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन रहता था, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी किसके थी, पीजेंट के ऊपर थी। और पीजेंट को किसी भी तरीके का सपोर्ट भी नहीं मिलता था। यानी जो भी आउटपुट का प्रोडक्शन होता था, वो प्रोडक्शन जाता था जमींदार के पास, जमींदार ब्रिटिश लॉर्ड के पास। यानी मेजॉरिटी पार्ट कौन रखता था, ब्रिटिशर। 10% हम कह सकते हैं या 9% कह सकते हैं कौन रखता था, जमींदार। बहुत ही माइनॉरिटी पोर्शन जो है हमारे पीजेंट के पास जाता था कि बस वो अपनी जिंदगी को किसी तरीके से इससे गुजार पाता था, बस इतना ही होता था। ओके, खैर, रेगुलेशन ऑफ रेंट। टू पुट एन एंड टू इलीगल एक्सटॉर्शन, गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया ऑफ फिक्सिंग द रेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों ने प्री इंडिपेंडेंस जो था वो अननेसेसरी, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी रेंट चार्ज कर लेना, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया कि अब ऐसा नहीं होगा। अब बल्कि एक सिस्टम बनाया जाएगा, ये वो मिनिमम अमाउंट है जो, या फिर मैक्सिमम अमाउंट जो भी आप लोगों के बीच में तय हुआ है, वही मिल सकता है। उसके अलावा आप कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। खैर, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। टू प्रमोट इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग हैज बीन इम्पोज। सीलिंग ऑन होल्डिंग इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड होल्डिंग दैट इंडिविजुअल और अ फैमिली कैन ओन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। जैसे हमने देखा कि जिम्मेदारी में क्या होते थे कि एक साहब हैं, उनके पास पता चला 5 गांव 10 गांव, वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को बंद किया। जमींदारी सिस्टम अबॉलिश होने के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब जो है इक्वालिटी होगी। यानी ऐसा नहीं हुआ कि एक के पास 10 गांव भर की जमीन है और पता चल रहा है कि पूरा गांव जो है उसके पास एक टुकड़ा भी जमीन नहीं है। तो जमींदारी सिस्टम को जब खत्म किया गया, तो साथ ही साथ ये भी चीजें खत्म हुई कि जो जमीनों का बंटवारा था वो कहीं ना कहीं बराबर हुआ। ओके, उसके बाद तो अब ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में दो और चीजें हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग की अगर हम बात करें, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ, काफी एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसने अहम रोल प्ले किया। When various farmers in a village pull their land together and agree to treat the pulled price of land as one big farm for the purpose of cultivation, purchase the necessary input for the cultivation and market the crop jointly, then it is assumed that they have formed a cooperative society. यानी एक साथ मिलके किसी काम को करना, वहां पे पैसा लगाना, और जो भी प्रोडक्टिविटी होगी उसको एक साथ एक ही जगह पे बेचना, यानी अलग अलग ना बेचना। 10 लोग हैं तो 10 लोग मिला के एक प्राइस तय कर लेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं वो
गेनिंग सिचुएशन में रहेंगे, कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल सिचुएशन में रहेंगे। ओके अगर हम बात करें कोऑपरेटिव फार्मिंग की सिग्निफिकेंस के ऊपर, तो उसका अपना सिग्निफिकेंस भी है। जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दे कैन इंक्रीज देयर ऑपरेशन बाय परचेजिंग ऑल इनपुट इन बल्क। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि अपना ऑपरेशंस और अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी बेनिफिट को बढ़ाने के लिए ये भी किया जा सकता था कि सब लोग बहुत सारी क्रॉप लेके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पे अपना सामान बेचते हैं, तो ज्यादा बेनिफिट मिलता। मार्केटेबल सरप्लस और क्रेडिट वर्दिनेस, अच्छी क्रेडिट भी मिल सकती है जब एक साथ आप रहेंगे, आपके पास कुछ पैसा रहेगा तो उस पैसे को दे के आप एक बड़ा अमाउंट मार्केट से इशू करा सकते हैं, बोरो कर सकते हैं लोन के तौर पर। ओके लास्ट पे आ जाते हैं, जो हमारा ये जनरल रिफॉर्म है इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जनरल रिफॉर्म में क्या क्या है। तो जनरल रिफॉर्म में क्या, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी इन 1951 barely 17% of the land was under the permanent means of irrigation. Currently irrigated area account for nearly 48.8% of 140 million hectare of land in India. यानी जनरल रिफॉर्म की बात करें तो सबसे अहम चीज जो थी वो आपका इरिगेशन फैसिलिटी से रिलेटेड था कि पहले पूरे भारत का में एक छोटा सा टुकड़ा हुआ करता था, यानी 17% जमीन का वो हिस्सा था जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी। तो गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के तकरीबन तकरीबन 50% के करीब पहुंचाने की कोशिश की, ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करें और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और जो डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम जो मैंने शुरू में डिस्कस की थी 1950-60s में थी, वो प्रॉब्लम फिर से अराइज ना हो। ओके दूसरी चीज क्या है, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। In 1982, NABARD has been established to institutionalize credit facility to the farmer at the national level. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा भी जा चुका है आपसे। NABARD क्या होता है? NABARD is National Bank for Agricultural and Rural डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्टैब्लिश कब हुआ था? 1982। इसकी डेट याद रखने की जरूरत है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर का सबसे अपेक्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, जिसको बनाया ही गया था एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि दिस बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश टू इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर एट द नेशनल लेवल। यानी फार्मर्स को क्रेडिट किस तरीके से मिले, किस तरीके से फार्मर्स को लोन मिले और अच्छे रेट पे मिले, एक सही तरीके से मिले, इजिली अवेलेबल हो जाए, उसके लिए हम गवर्नमेंट ने नबार्ड जैसी बैंकिंग बॉडी स्टैब्लिश की थी। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द केसीसी सिस्टम, किसान क्रेडिट कार्ड। विद केसीसी फार्मर्स readily purchase agricultural inputs such as seed, fertilizer, pesticide and cash for their production needs. Okay, so ये KCC क्रेडिट कार्ड स्कीम, जैसे हमने देखा कि जो ग्रामीण बैंक वगैरह का कंसेप्ट था, वो भी गवर्नमेंट ने इसके साथ ही साथ गांव-गांव के इलाकों में स्टैब्लिश करना शुरू किया, ताकि लोगों को पैसा मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या भी ना हो। क्रेडिट कार्ड स्कीम्स वगैरह, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह भी स्टैब्लिश किया, ताकि लोग जो फार्मर्स हैं वो सीड, फर्टिलाइजर, इस तरीके की चीजें इजीली उनको अवेलेबल हो जाए। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे डेटा भी लगा दिया है, हो सकता है स्क्रीन के ऊपर मेरी फोटो आ रही हो, अगर आप देखोगे तो वहां पे ये है कि लिस्ट ऑफ आरआरबी फंक्शनिंग इन द कंट्री। अगर आप देखोगे तो तकरीबन ये 43 है, डेटा में हो सकता है फ्लक्चुएशन भी कुछ हो, मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि 43 रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज, वो इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, गांव के इलाकों में काम कर रहे हैं। वहां पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो भी लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वीट और सीड, फर्टिलाइजर्स और ये तमाम चीजें जो इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए उनको लोन चाहिए, तो आरआरबी वगैरह उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव रेड टुडे, हमने बात किया कि रिफॉर्म होता क्या है, फिर हमने बात किया कि इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म जो आया उसमें क्या कौन कौन से रिफॉर्म थे। एक तो टेक्निकल रिफॉर्म थे, और टेक्निकल रिफॉर्म में क्या होता था कि भाई जो सीड्स वगैरह से रिलेटेड चेंज आया, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज आया। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें तो जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया, रेंट पे एक रेगुलेशन लाया गया, कोऑपरेटिव फार्मिंग काफी बेनिफिशियल होना शुरू हुई उसी दौर में। ठीक है, उसके बाद हमने जनरल रिफॉर्म पे बात किया कि किस तरीके से सरकार ने इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया और साथ ही साथ नबार्ड जैसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्टैब्लिश किया।
So that was all about from this lecture where we talked about all those issues which are related with the Indian agriculture. So that was all about from this very lecture of Indian economic development. Stay blessed, guys, and keep on.